चलिए, चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सीएफटी। सीएफटी का फुल फॉर्म है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपके कोर्स में दो टाइप का है, फर्स्ट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सेकंड फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। इनिशियली आप ग्राउंड स्टेट में देखें तो जो मेटल होता है, मेटल का डी ऑर्बिटल, आपको पता है डी के अंदर 5 सबशेल्स होती है, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले वाले ऑर्बिटल का क्या नाम है, एक्स वाई, सेकंड को क्या कहते हैं, वाई जेड, थर्ड को क्या कहते हैं, जेड एक्स, फिर इसको पास क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या होता है, डी जेड स्क्वायर। इनिशियली सबके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्राउंड स्टेट में सभी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, सभी ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स हमारे इनिशियली होते हैं। फिर आयनिक स्टेट में होने के बाद, आपको पता है क्या होता था कि भाई ये आयोनाइज हो जाता था एक इलेक्ट्रॉन। आयोनाइज होने के बाद ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते थे, ये पेयरिंग होती थी इनमें, ये अंदर इसको अट्रैक्ट कर लेता था ना, ये डी ऑर्बिटल इसे अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, मेटल इसे अंदर अट्रैक्ट करके पेयरिंग कर लेता है। तो जो तीन है, शुरू के तीन यानी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये पूरी तरह से भर गए। इनके पास किसके इलेक्ट्रॉन है, मेटल के इलेक्ट्रॉन है, ये मेटल का ही ग्राउंड स्टेट था। ये एक इलेक्ट्रॉन गया और जो बचे थे सिंगल वो पेयर हो गए। फिर जब हाइब्रिड स्टेट आती है तो आपको याद होगा हाइब्रिड स्टेट में क्या होता था, इनके पास ये जो एक्स है ये किसके इलेक्ट्रॉन्स है, ये लिगेंड्स के, तो इन दोनों के पास लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो आपको याद होगा कि जो डी ऑर्बिटल आपको हमने बात की थी कि भैया जैसे एक्स और वाई बना रहे हैं हम, डी एक्स वाई का क्या मतलब है, डी एक्स वाई का शेप कैसे बनता है, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में ना, है ना, ये बिटवीन दी एक्सिस होते हैं एक्स वाई। ऐसे वाई जेड क्या होगा, वाई और जेड के बीच में डबल शेप होती है। जेड एक्स क्या होता है, ये सब आपने लिखना है कि दी ऑर्बिटल्स ऑफ डी एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स लाइज बिटवीन दी एक्सिस, दे लाइज बिटवीन दी एक्सिस। और जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कहाँ लाई करता है, ये ऑन दी एक्सिस लाई करता है, ऐसा शेप होता है ना इसका, ये ऑन दी एक्सिस लाई करता है, और जेड स्क्वायर भी जेड के ऊपर लाई करता है। तो ये दोनों ऑन दी एक्सिस लाई करते हैं, ये बिटवीन दी एक्सिस लाई करते हैं। तो होता क्या है कि ग्राउंड स्टेट में तो सबके पास सारे पांच के पांचों के पास मेटल के इलेक्ट्रॉन थे, तो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, सबकी सेम एनर्जी लेवल होती है, ये वर्ड यूज करना, दे हैव डीजेनरेट ऑर्बिटल, मतलब ऑल दी डी ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, कब, ग्राउंड स्टेट में। उसके बाद जब एक्साइटेड स्टेट हुआ, आयनिक स्टेट हुआ, इन तीन के पास मेटल के इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना, और वो खाली थे। फिर जब हाइब्रिड स्टेट हुआ तो इन दोनों के पास लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आए, लास्ट वाले दोनों के पास किसके इलेक्ट्रॉन आए, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आए। अब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो इस रिपल्शन के दौरान ये जो डी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स, डी ऑर्बिटल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये जो 3 वाला है वो मेटल के पास चला आता है, और जो एक्स एक्स वाले हैं वो लिगेंड्स के पास चले आते हैं। So this d orbital splits into 2 parts. So this splitting of d orbitals into 2 parts, यानी कि x y y z z x towards metal, और ये जो है ये वाले towards ligands, this is called CFT, crystal field splitting, crystal field theory. बात समझ में? So what is d orbital splitting effect? It is the basically splitting of d orbital into 2 equal parts. कैसे टूटा? By the repulsion of इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझाओगे, आपने क्या बोलना है, अब आप इसको डायग्राम वाइज बनाओगे। देखो ये जो हमने ऐसे बनाए हैं, आपने एग्जाम में ऐसे नहीं बनाने बॉक्सेस, आपने ऐसे 5 लाइंस खींचनी है, आपने बना रखा है ये 5 लाइंस रिप्रेजेंट कर, ये 5 लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ये आपकी डी एक्स वाई वाई जेड, ये जो इनिशियल वाली है, जो शुरू वाली है, ये डी एक्स वाई रिप्रेजेंट करता है, ये वाई जेड रिप्रेजेंट करेगा, ये जेड एक्स करेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करेगा, और ये डी जेड स्क्वायर करेगा। ये नीचे वाले पहले 3 रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर वाली 2 लाइंस बाद वाले रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट, दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट। तो ऑल द डी ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट, मतलब दे हैव इक्वल एनर्जी, डीजेनरेट का मतलब दे हैव इक्वल एनर्जी। नाउ फिर आप ऐसे एरो बनाओगे। नाउ इन दी आयोनिक स्टेट, फिर से आप यही 5 लाइनें ड्रॉ करोगे। इन दी आयोनिक स्टेट
इन 3 के पास इलेक्ट्रॉन आ गए थे, ये बिल्कुल खाली था। ये आयोनिक स्टेट में होता है ऐसा। आयोनिक स्टेट में एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है जस्ट, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन इनके पास नहीं है। फिर जैसे ही इनके पास इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर ये डी ऑर्बिटल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ये जो 2 वाले हैं वो हायर लेवल पे चले जाते हैं, और जो 3 वाला है वो ग्राउंड पे चला आता है। सो दिस डी ऑर्बिटल स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल पार्ट। ऐसे ड्रॉ करके दिखाना है। जो ऊपर वाला है ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर वाले हैं, और नीचे वाले क्या है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो ये जो है आपका स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, आपने डायग्राम बनाया था पिछली बार ना, है ना। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड, ध्यान से सुनना, इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको एक बात और बताई थी, यहां पे मैं लिख देता हूं। द एनर्जी ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल्स आर डिनोटेड बाय Eg। जो हायर वाले होते हैं इनको Eg से डिनोट करते हैं, जो नीचे वाले ये हैं इनकी एनर्जी को T2G से डिनोट करते हैं। ये E के नीचे G और ये T के नीचे 2G, इसकी एनर्जी T2G और उसकी एनर्जी Eg। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ दीज 2 ऑर्बिटल आर डिनोटेड बाय डेल O। इन दोनों के बीच के एनर्जी डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, डेल O। डेल मतलब एनर्जी डिफरेंस, O स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन Eg एंड T2G इज कॉल्ड डेल O, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बीच में एक लाइन अगर ड्रॉ करी जाए, दिस लाइन इज कॉल्ड बैरी सेंटर। इस लाइन को क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। बैरी सेंटर दिखाता है कि ये कितना ऊपर है और ये कितना नीचे है। ये मिडिल एनर्जी, अगर एवरेज इसकी एनर्जी निकाली जाए, दिस इज एवरेज एनर्जी लाइन। एवरेज से ये कितना ऊपर होते हैं, ये जो होते हैं ये 3/5 होते हैं ऑफ डेल O का। डेल O का कितना होता है, 3/5, और ये वाले जो होते हैं ये 2/5 होते हैं डेल O का। ये आपने लिखा था, पिछली बार लिखा था, है ना। सो दिस एनर्जी इज मोर, कितना होते हैं इसका, 3/5 ऑफ दिस, और ये वाले जो होते हैं वो 2/5 ऑफ डेल O होते हैं। ठीक है, तो आपने यही समझा देना है, बस जो हमने बोला उसको आप वर्ड में लिख देना। क्या क्या समझाना है आपको समझ में आ गया। इनिशियली ग्राउंड स्टेट में दे हैव इक्वल एनर्जी, फिर आयनिक स्टेट में एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होना स्टार्ट होता है। जैसे इसके पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आते हैं इन पे मेटल, ये टूट जाते हैं बाय रिपल्शन। मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, वो नीचे चला जाएगा, टूट जाएगा, और ये लिगेंड अपने को खींचेगा, वो ऊपर चला जाएगा। सो द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इनटू 2 इक्वल पार्ट इज कॉल्ड CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। नाउ CFT, ध्यान सुनना। अब इस पे एक क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन देखो आप, जैसे इनके पेपर में आया था वो क्वेश्चन। इसने बोला इफ वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, if we have 4 electron in d orbital, write the possible electronic configuration according to CFT, as per CFT। अब ये क्वेश्चन छोटा सा है, 2 नंबर का है। अब ये 2 तरीके से पूछा जाता है, एक D4 के लिए, एक D5 के लिए। NCERT में D4 के लिए और CBSE बोर्ड में इन थोड़ा थोड़ा चेंज कर देते हैं। मैं आपको दोनों बताता हूँ, D4 वाला भी D5। अभी 2 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, देखो क्या करना है। तो आप इसमें 2 केसेस दिखाओगे। केस 1, एक बेटा एनर्जी होती है जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करते हैं। मैंने आपको बताया था यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसको अट्रैक्ट कर लिया था तो पेयरिंग हुई थी। सो जब इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करते हैं तो उनमें एक एनर्जी होती है, उसे पेयरिंग एनर्जी कहते हैं। पेयरिंग एनर्जी इज डिनोटेड बाय P, और इनका जो एनर्जी डिफरेंस है उसको किससे डिनोट करते थे, डेल O से। पेयरिंग एनर्जी इज डिनोटेड बाय P, और इसको किससे डिनोट करते थे, डेल O से। ठीक है, तो अगर ध्यान सुनना, अगर जो डेल O है, NCERT बुक दिखाओ, मैं तुम्हें एक डायग्राम दिखाता हूं। वेरी गुड, NCERT बुक, ओह कमाल। NCERT बुक में देखो एक डायग्राम है, यहाँ पे ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेना, ये वाला सर्कल वाला भी ड्रॉ कर लेना। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। पहला कंसेप्ट है, इफ डेल O इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, P स्टैंड्स फॉर पेयरिंग एनर्जी। P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी, P इज पेयरिंग एनर्जी। अगर डेल O पेयरिंग एनर्जी से कम है
तो उसे वीक फील्ड लिगेंड्स बोलते हैं। दो तरह के लिगेंड्स होते हैं ना, वीक फील्ड लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो वीक फील्ड लिगेंड कहलाता है, और अगर पेयरिंग एनर्जी से डेलो ज्यादा है तो उसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो अब इससे कॉन्फ़िगरेशन का क्या लेना देना, हमसे तो कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी ना। अब देखो जरा इधर इधर ध्यान दो, आपको डी ब्लॉक बताया था। डी ब्लॉक में जो पहले तीन थे जो टूट के नीचे आ गए थे, इसको किससे डिनोट करते हैं, T2G से, और ऊपर वाले को किससे डिनोट करते हैं, EG से। याद है, लोअर एनर्जी डिनोटेड बाय T2G, हायर वाले को किससे डिनोट करते थे, EG से। तो अगर मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मुझे डी में भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, ये डी ऑर्बिटल है, मुझे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो पहले में वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड में मैंने इनको बताया था पेयरिंग नहीं होती, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने, तो सबको एक एक दे दो, सबको एक एक दो, 1 2 3 4 भर दिए। तो जब 4 भरे तो आप बताओ T2G में कितने आए, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3, और EG में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसे लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुई T2G3 और EG1, ये पहली कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या होता है, जब वीक लिगेंड होता है तो सबको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन देना होता है, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुए तब डबल डबल, तब पेयरिंग करना होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें पेयरिंग होगी। तो अब अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे भरोगे, तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो कैसे भरोगे, इसमें डबल डबल भर सकते हैं, तो पेयरिंग होगी। तो आप देखो T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो T2G के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 के 4 T2G में चले गए। EG के पास तो एक भी नहीं गया, EG के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो ये एनसीईआरटी में सिंपल से 2 नंबर गए, देखो इतना करने के 2 नंबर। 4 इलेक्ट्रॉन भरने कैसे भरोगे भैया, जब पेयरिंग नहीं होगी तो सब में सिंगल सिंगल देना, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग होगी तो डबल डबल करके भर सकते हैं ना, तो 2 इसमें भर गए। अब बोर्ड ने क्या किया, एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, 4 की जगह 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो जो रट के जाते हैं वो यही लिखाते हैं, तो उनका गलत हो जाता है। तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो 5 कैसे भरोगे, भर दो, बताओ। पहले में पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगी, सब में एक एक भर दोगे, तो T2G में कितने हो गए, 3, और EG में कितने हो गए, 2, तो 3 और 2 5, और अगर पेयरिंग होगी तो 2 2 4 और 1, और इसमें तो 0, तो T2G में कितने, 5, और EG में कितने, 0, यही करा ना। अच्छा, बात समझ में आई। तो ये पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो बोर्ड में अगर 4 का है चाहे 5 का है, आपको रटना थोड़ी है, समझ के करना है। 6 का है तो भी भरी लोगे आप, बस कंसेप्ट याद रख लेना। सो दिस इज D4 आयन का कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको पहले बताया CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और उसी का ये पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट टॉपिक आपको लिखवाया था CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए हम एक बार एनसीईआरटी निकाल लेते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9, पुरानी बुक में इट इज 9 चैप्टर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का है CFT। देखो जरा ध्यान से, CFT टेट्राहेड्रल में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, आप बताओ। हाइब्रिडाइजेशन इन टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन इज टेट्राहेड्रल इज sp3। तो sp3 का D से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी d ऑर्बिटल टूट जाता है 2 पार्ट में। कैसे, p के पास कौन सा ऑर्बिटल लाई करता है, D के जो पहले तीनों हैं वो कौन से वाले हैं, T2G, लास्ट वाले कौन से, EG। ये कौन सा है आपका, x y y z zx, और लास्ट वाला x² - y² और z²। तो अभी क्या होता है, इनिशियली देखो ये 5 लाइंस ड्रॉ करिए इन्होंने। इनिशियली ऑल d ऑर्बिटल्स हैव इक्वल एनर्जी, खाली है ये बिल्कुल, इनके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। फिर क्या होता है, जब एक्साइटेड स्टेट होता है, थोड़ा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट होना शुरू कौन करता है, ये जो p ऑर्बिटल, बगल में p ऑर्बिटल है ना, उसके पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन है, वो करते हैं इनको अट्रैक्शन रिपल्शन। तो ये जो x है ये इस d वाले को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है,
तो इस P के पास कौन से पास है? ये तीनों पास है ना, P के पास ये तीनों पास है, तो इनको ये अट्रैक्ट करता है। ये जो लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल क्लोज होते हैं, ओवरलैप करते हैं, क्योंकि शेप बहुत छोटे छोटे इनका साइज होता है, तो ये ओवरलैप करते हैं। तो ये लिगेंड वाले इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनको और खींचते हैं अपनी तरफ। इस खींचने के दौरान ये वाला टूट के अलग हो जाता है, ये मेटल के पास चला आता है। अब ये हायर पे चला जाएगा। आप देख रहे हो ऊपर कौन गया है? ऊपर कौन गया है? एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। क्यों? पी ऑर्बिटल उन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और नीचे कौन रह गए? ये दो रह गए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो वहां पे उल्टा नहीं हुआ था, वहां पे दो वाले ऊपर थे ना, तीन वाले नीचे थे, क्योंकि दो के पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉन थे, तीन के पास मेटल। यहाँ तो इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना मेटल का ना लिगेंड का। ये जो पी ऑर्बिटल है ये इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू ओवरलैपिंग, क्योंकि एकदम पास पास रहते हैं, ओवरलैप भी करते हैं, तो ये खींच लेता है लिगेंड वाला इलेक्ट्रॉन इनको, तो ये तीनों अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसमें भी स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल, लेकिन उल्टा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल वाला टेट्राहेड्रल का ऑपोजिट होता है। और इनके ये T2G है और ये EG है, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर थी। इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है उसे डेल T से डिनोट करते हैं, एनर्जी डिफरेंस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये एनर्जी डिफरेंस कम होता है ऑक्टाहेड्रल से। कितना होता है? डेल T इज 4/9 ऑफ डेल O। डेल T इज 4/9 ऑफ डेल O, ये याद रखना है। और इसमें कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह ज्यादा नहीं आती है, आपको ये डायग्राम याद रखना है और जो हमने लिखवाया वो शॉर्ट में लिख देना, ठीक है। सो दिस इज CFT इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टा और टेट्रा ऑपोजिट है बिल्कुल ही, एक्सप्लेन करने को टेट्रा आता है, ये ऑक्टा आता है। अब बेटा CFT की लिमिटेशन ऑफ CFT मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, आप सुन लो। देखो लिमिटेशन ऑफ CFT, पहला CFT की वजह से हमें शेप पता चलता है, कलर पता चलता है, मैग्नेटिक नेचर ये सब पता चलता है, क्योंकि वीबी थ्योरी भी इसमें इन्वॉल्व थी। लेकिन इसमें पहली इसकी लिमिटेशन देखो, फ्रॉम द assumption the ligands are point charges, it follows that anionic ligand should exert greater splitting effect। मतलब जो एनायन नहीं लगे होते मेटल के साथ, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं वो एनायन होते थे, तो एनायन तोड़ने में मदद करेंगे, ऐसा उसने बोला था CFT ने। लेकिन एक्चुअल में एनायन उसे एंड करने में मदद नहीं करते। आपको मैं यहाँ पे एक टॉपिक बताया था, मैं वो भी बता देता हूँ। दिस टॉपिक इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे रिएक्टिविटी सीरीज आपने पढ़ा था, ये हमने कल लिखा था। तो व्हाट इज नया टॉपिक है ये, उसके बाद लिमिटेशन पे आते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? जो लीगेंड्स होते हैं, जो एनायंस होते हैं, देखो ये सारे ज्यादातर एनायन है, बीच में न्यूट्रल है और लास्ट में फिर कुछ एनायन और न्यूट्रल भी है। इनको लाइट इनके ऊपर स्ट्राइक करी जाती है, फिर ये कुछ ना कुछ लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। तो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं उसके बेसिस पे इनको अरेंज करके लिखा जाता है। तो जैसे रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप रिएक्टिव ऊपर होता था और जो लो रिएक्टिव वो नीचे होता था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उल्टा है। जो वीक लिगेंड्स हैं वो पहले और जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो बाद में। तो वीक से स्ट्रॉन्ग मतलब ये कम लाइट, जो कम लाइट एब्जॉर्ब करते हैं उनको पहले रखा जाता है, जो ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे उनको बाद में रखा जाता है। तो आयोडीन, ब्रोमीन, HCN, याद है मैंने बताया था हेलोजन्स आर वीक, हेलोजन, HCN ये सब वीक लिगेंड है। वाटर भी उसी कैटेगरी में, ये सारी लाइनें वीक है। इधर वाले नीचे वाले जो चारों पांचों हैं ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, ये ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो CFT ने बोला कि जो एनायन है ये स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके पाया गया तो ये देखा गया कि नेगेटिव वाले तो वीक हैं। ये इसकी पहली लिमिटेशन थी। ये एक्सपेरिमेंटली इन्होंने करके देखा कि लाइट कौन एब्जॉर्ब कर रहा है ज्यादा, ये लोग ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जबकि CFT ने बोला कि ये ज्यादा स्प्लिटिंग इफेक्ट शो करेंगे। तो पहली लिमिटेशन CFT की ये थी। उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको आनी चाहिए कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। फिर आगे पहली लिमिटेशन ये थी, ठीक है। पहली लिमिटेशन क्या थी कि अकॉर्डिंग टू CFT एनायन आर दी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, या anion should exert greater splitting effect, but actually anions are weak ligands. They are placed at the end of the spectrochemical series. Second limitation, it does not take into account the covalent character of bonding between ligand and central atom. यहाँ पे इसने कोवेलेंट बॉन्डिंग को इन्वॉल्व नहीं किया था। तो ये दो वीकनेस इसकी, दो लिमिटेशन ये लिख देना, ठीक है। फिर
एक तीसरा टॉपिक जो अभी, एक तो ये लिमिटेशन लिखनी है और एक आपने कलर लिखना है बेटा, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी आता है। कलर मैं आपको बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से वही बात बता रहा हूं जो हमने डीएफ ब्लॉक में पढ़ा था कि देखो सीएफटी से भी कलर पता चलता है, लेकिन आपको अभी एक्सप्लेन करने को आएगा तो आप क्या करोगे इस वाले में। जो लोग लास्ट क्लास में थे या लास्ट टू लास्ट में थे, हमने वीबी थ्योरी करा था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक आयनिक स्टेट होता है, लास्ट वाला कौन सा स्टेट होता था, हाइब्रिड स्टेट। हाइब्रिड स्टेट में हमने पढ़ा था कि जब वो एक्स वगैरह लगता है उसके पहले ऐसे दो पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी थी कि सबके पास डबल डबल इलेक्ट्रॉन है फिर एक्स एक्स लगता है, और एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि भाई ये वाले आपके एक पेयर्ड वाले होते थे, एक अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन भी तो हो सकते हैं ना। तो अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है तब तो वो कलर दिखाएगा। अगर सारे है ना अनपेयर्ड ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपको याद है इनकी फ्रीक्वेंसी विबग्योर में से जिस कलर से कॉम्प्लीमेंट्री कलर से मैच करेगी वही कलर दिखाएगा, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जो सिंगल सिंगल हो। अगर ये सारे के सारे पेयर्ड हैं तो वो कलरलेस होगा क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। तो आपके पास कोई क्वेश्चन अगर आता है जैसे मुझे पता करना है जी इसका कलर है या नहीं है किसी भी कंपाउंड का, तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, हाइब्रिड स्टेट तक। हाइब्रिड स्टेट पहुंचो फिर देखो कि उसके डी ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। अनपेयर्ड अनपेयर्ड है तो कलर शो करेगा, अगर सारे के सारे डबल हैं पेयर्ड है तो कलर शो नहीं करेगा। समझ गए? तो डी ट्रांजिशन होना जरूरी है। ठीक है, तो अभी ये दो टॉपिक, ये देखो यहां लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड CH3 does not occur and hence substance is colorless। ठीक है, तो यहां तक आप लोग ये कर लो, पॉज कर दे बेटा।